हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोगों की एक डिमांड आ रही थी कि सर जो 2D में जितने भी फार्मूले यूज होते हैं त्रिभुजों में परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड उनको सर एक बार क्लियर करा दें, तो हम उन्हीं फार्मूलों को लेकर आया हूँ। तो 10 या 12 मिनट का ये मेरा वीडियो रहेगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी फार्मूले बनेंगे, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो भी फार्मूले होंगे जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब समबाहु त्रिभुज में सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, आपको मैं 2D पढ़ा रहा हूँ उसी में ये यूज हो रहा है, तो एक बार इसको पूरे फार्मूलों के क्लियर कर लेते हैं हम। जितने भी फार्मूले यूज होते हैं, समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं ए हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप या इसको बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप या पेरीमीटर या परिमिति, तो परिमिति होता है 3a, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब एक होता है सेमी पेरीमीटर, जिसको कहते हैं हम अर्ध परिमाप, इसको क्या कहते हैं पेरीमीटर, इसको सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर होता है 3a/2। समबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप 3a/2 होता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की एरिया की अगर बात करें, एरिया या क्षेत्रफल अगर हम कहें, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, अर्ध परिमाप हो गया, परिमाप हो गया, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ये पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन हाइट एंड साइड, ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध होगा, तो आप कहेंगे सर √3/2, ऊंचाई और भुजा में संबंध हो जाएगा √3/2। इसको याद रखेंगे। तीनों फार्मूले, चारों फार्मूले क्लियर हैं। अब अगला फार्मूला आता है कि ऊंचाई के पदों में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिका या ऊंचाई के पदों में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर h²/√3। क्या हो जाएगा बेटाओ, माध्यिका या ऊंचाई के पदों में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल h²/√3, मतलब ऊंचाई का वर्ग अपॉन √3, माध्यिका का वर्ग अपॉन √3। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पांचों फार्मूले क्लियर हुए आप लोगों को। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं इसी में, फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 में हम बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज में यदि अंतःवृत्त हैं, इन सर्कल है, समबाहु त्रिभुज में यदि अंतःवृत्त बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज अगर ये है और इसके अंदर ये वृत्त बना है, अंतःवृत्त कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो वृत्त बना है वो अंतःवृत्त कहलाता है। और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन सर्कल, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, तो स्मॉल r = a/2√3 होता है। आप बिल्कुल याद कर लें इसको। समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है उसको अंतःवृत्त कहते हैं, और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या r = a/2√3 होता है।
अब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, अब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज के ये जो परिवृत्त बना है इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है तो कैपिटल R बराबर A/√3, A/√3। क्लियर है? R बराबर A/√3 होता है। क्लियर है? अगर ये परिवृत्त बना है तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर A/√3 होता है। इसको आप याद रखेंगे, कैपिटल R बराबर A/√3। अब अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाए, एरिया ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर आता है, इसके अंतःवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए कितनी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ लेकिन आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर कुछ फॉर्मूले को क्लियर करा दें, तो हमने एक बार इसके लिए वीडियो और बना दिया आप लोगों के लिए। A² और ये आ जाएगा 12। क्लियर है बेटा इतना? इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल। अगला आएगा एरिया ऑफ सरकम सर्कल, एरिया ऑफ सरकम सर्कल, परिवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सरकम सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई A/√3 का होल स्क्वायर, तो पाई A²/3, पाई A²/3। अब बेटा एक बार ये आया था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बने और बाहर बने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा, तो इसको हम देखो फाइंड कैसे करेंगे कि ये हमारा परिवृत्त है, माने बाहर वृत्त बना है, सरकम सर्कल है, और ये हमारा अंदर वृत्त बना है, तो अंदर बने और बाहर बने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर। अब हमारा अगला क्या आ रहा है? परिवृत्त व अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफलों का अंतर, डिफरेंस कर रहे हैं हम दोनों का, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर क्या कहेंगे? पाई A²/3 माइनस पाई A²/12। हमने 12 एलसीएम ले लिया, 3 चौक 12, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 पाई A², 12 कम 12 माइनस पाई A², 3 पाई A²/12, 3 चौक 12, 4 बार कट जाएगा, पाई A²/4। इसको आप बिल्कुल याद कर लेना, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर पाई A²/4 क्या हो जाएगा? पाई A²/4। परिवृत्त और अंतःवृत्त में जो क्षेत्रफल बने हैं, वृत्त बने हैं, उनके क्षेत्रफलों का अंतर पाई A²/4। अब बता दिए बेटाओ कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, इन सर्कल और सरकम सर्कल की रेडियस का जो डिफरेंस नहीं, रेशो, अनुपात, अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। ये त्रिज्याओं का अनुपात है बेटाओ, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। अगला आ रहा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात।
1:4 हो जाएगा। अंतावृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आप, अगर अपोजिट पूछ लिया कि समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतावृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2:1। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतावृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 4:1। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पर आए। इसी में क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 13। फार्मूला नंबर 13 को याद नहीं करना, आप डायरेक्ट समझेंगे। फार्मूला नंबर 13 अगर अभी तक के फॉर्मूले क्लियर होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समबाहु त्रिभुज के में मैंने ये कहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर कोई अंतावृत्त बना हुआ है, ये हमने बना दिया अंतावृत्त, ये बना दिया अंतावृत्त, ठीक है। ये साइड है ए, ठीक है, और ये अंतावृत्त की त्रिज्या a/√3, ठीक है। अगर आपसे ये कहा कि ये शेडेड पोर्शन आप फाइंड कीजिए, फाइंड दिस शेडेड पोर्शन, ये वाला शेडेड पोर्शन फाइंड करने को अगर कहा गया कि इस वाले शेडेड पोर्शन को आप फाइंड करें, इस वाले शेडेड पोर्शन को, तो आप क्या कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम अंतावृत्त का क्षेत्रफल सबट्रैक्ट कर दें। क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग में से हम अंतावृत्त का क्षेत्रफल सबट्रैक्ट कर देंगे πa² सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं a² कॉमन ले ले रहा हूँ, a² मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस पाई, 3√3 माइनस पाई क्या हो जाएगा, 4×3=12, 3√3 माइनस पाई आंसर आ जाएगा हमारा। इतना आंसर आएगा कि ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारे पास ए की दी होगी हम उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। मतलब ये शेडेड पोर्शन हमने फाइंड कर लिया इतना। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, उसके अंदर एक अंतावृत्त बना हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये छायांकित भाग हो गया। अब हम बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त। क्या बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त। हम बनाने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त। समबाहु त्रिभुज का सरकम सर्कल बना रहे हैं। ये जो सर्कल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, ये बना दी हमने। और अब आपसे ये कहा कि इसकी भुजा ए है, भुजा ए है, तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये वाला एरिया फाइंड कीजिए, फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करें, ये वाला एरिया फाइंड करें। क्लियर है, हमको ये वाला शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सभी लोग समझदार हैं कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबट्रैक्ट कर देंगे। मतलब ये साइड ए हमारे पास, ये साइड ए है, इस सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप ये कहेंगे सर ये छायांकित भाग का अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो आप तुरंत ही क्या कहेंगे कि इस सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस सर्कल का एरिया आया था πa²/3। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल πa²/3 अभी फाइंड किया था, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो चेंज होना नहीं है, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर मैं a²/12 कॉमन ले लेता हूँ, a²/12 कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 4π, और यहाँ हो जाएगा 3√3
ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई माइनस 3√3a² / 12। इसमें छायांकित भाग हो गया। अब अगला फॉर्मूला जो आ रहा है हमारे पास वो फार्मूला है कि समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर, ये अंदर स्थित कोई भी बिंदु है, इसकी भुजाओं पर ये H1, ये H2 और ये H3 लंब डाले हैं। ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/√3 H1 + H2 + H3। समबाहु त्रिभुज में अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर H1, H2 और H3 लंब डाले गए हैं। तो भुजा ए का मान क्या हो जाएगा, ज़रा देखते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल राइट आना है। H1, H2 और H3 परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं। अगर H1, H2, H3 लंब डाले गए हैं तो आप क्या कह देंगे कि इसकी जो भुजा हो जाएगी A = 2/√3 H1 + H2 + H3। इसको आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन करते हैं, क्षेत्रफल में अगर हम परिवर्तन करते हैं, परसेंटेज चेंज करते हैं, तो अगर सिंपली परसेंटेज चेंज करते हैं तो एरिया में चेंज के लिए हम डायरेक्ट ही सूत्र लगाते हैं, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे +-2x, एरिया में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, x²/100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन बेटाओ अगर आपके लिए कभी परसेंटेज में जैसे 33 सही 1/3 दिया हो, 16 सही 2/3% दिया हो, 66 सही 2/3% दिया हो, 37 सही 1/2% दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। उसको फिर हम डायरेक्ट कराएंगे, जैसे कि मैं करा चुका हूँ, कई क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व कराए थे मैंने, तो उसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले में तो 30%, 20%, 15%, 10% जैसे दिया होगा तब ये अप्लाई करेंगे इसको। क्लियर है ना इतनी बात। अब अगला फॉर्मूला आ रहा है कि यदि भुजा को n गुना किया गया है, यदि भुजा को n गुना किया गया है, यदि भुजा को n गुना करें, n गुना करें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन n² - 1 × 100 हो जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन n² - 1 × 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटाओ, n² - 1 × 100% क्षेत्रफल में चेंज आ जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन n² - 1 × 100। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा को n गुना किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को n गुना किया गया है तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो n² गुना होगा। क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो n² गुना होगा। अगर साइड को हम n टाइम कर रहे हैं तो एरिया n² टाइम हो जाएगा। साइड को अगर n टाइम कर रहे हैं तो एरिया n² टाइम हो जाएगा। इतनी बात याद रखेंगे। साइड को n टाइम कर रहे हैं तो एरिया n² टाइम हो जाएगा। यदि साइड को n टाइम कर रहे हैं तो एरिया में चेंज n² - 1 × 100%, ये परसेंटेज चेंज हो रहा है। इतनी बात क्लियर। ये सब बातें हमने किस पर की, समबाहु त्रिभुज पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। अब कुछ बातें हम थोड़ा सा इसमें एक दो बात और समझ लेते हैं। अब डायरेक्ट ही हम अगली बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगलेट ट्राइंगल, राइट एंगलेट ट्राइंगल। याद रखेंगे कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगलेट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब हम फॉर्मूले चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगलेट ट्राइंगल।
क्लियर है? ये सब बातें देखते हैं हम राइट एंगल में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो आप याद रखेंगे, हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अलग बातें पढ़ेंगे। अभी हम किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल और परिमाप लेवल से, क्षेत्रफल और परिमाप में। तो क्षेत्रफल और परिमाप में अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? ये क्या बिटाओ? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये होता है हाइपोटेनियस, ये कर्ण होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है? बेस। क्लियर है यहाँ तक? तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया इसका क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत ही ये कह देंगे सर एरिया तो बहुत ही सिंपल बात है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपसे किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर मैंने आपसे कहा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, अगर आधार 5 है, लंब 12 है और कर्ण 13 है, तो ये समकोण बन रहा है। तो एरिया निकालना होगा तो 1/2 5 इंटू 12 डायरेक्ट ही कर देंगे हम। समकोण त्रिभुज का अगर एरिया फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्या? ये फॉर्मूला हमारे पास है। क्लियर है? अब पेरीमीटर तो वही रहेगा, परिमाप, पेरीमीटर इसका परिमाप के लिए क्या सूत्र रहेगा? परिमाप बराबर, सभी लोग याद रखेंगे, तीनों भुजाओं का योगफल, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। मतलब ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये आधार और ये लंब, ये कर्ण लंब आधार, तीनों का योगफल पेरीमीटर होता है। इसमें हेरोन्स फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे हम। अगली बात आ रही है कि इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग क्या होता बेटाओ? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला बनता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौधायन प्रमेय, बौधायन प्रमेय नाम से भी जानते हैं इस प्रमेय को हम। पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय नाम से भी जाना जाता है। और जो तीन भुजाएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल लिखा 3 4 5, 6 8 10, 12 5 13, 20 21 29, और अगला लिखा हमने 24 7 25, 40 9 41। ये बहुत सारे पाइथागोरस थ्योरम के ये सब क्या होते हैं? ट्रिपलेट। दीज आर ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये सभी पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होते हैं। और एक मैंने ट्रिपलेट के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको ये समकोण त्रिभुज वाले ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी कि समकोण त्रिभुज में हम इनसे कैसे सॉल्व हल कर सकते हैं, सिंपल तरीके से सवाल हल कर सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सब बातें आप याद रखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट याद रखेंगे। ये ट्रिपलेट तो आप अक्सर याद कर लें, इनका यूज़ तो होता है। अगर इन सभी को मैं डबल कर दूँ, ये 24 कर दूँ, ये 10 कर दूँ, ये 26, 24 10 26, तो भी समकोण बनेगा। 24 10 26 से भी समकोण बनेगा। ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए अगली बात हम करते हैं जरा। ये समकोण त्रिभुज की बात हुई, लंब कर्ण आधार, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इतनी बातें क्लियर हैं समकोण त्रिभुज में। एक बात और क्लियर करके चलते हैं हम समकोण त्रिभुज में कि समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, हमेशा याद रखना ये समकोण अगर त्रिभुज हैं तो कभी भी जो परिवृत्त की त्रिज्या आएगी, ठीक है, वो कर्ण की आधी आती है। किसकी आधी आती है? समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, सर्कम रेडियस, नोट करके भले इसको आप याद कर लेंगे, कई बार ज़रूरत पड़ेगी हमको। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या
परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, आधी होती है। इतनी बात याद रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में और आपको फॉर्मूले लेकर आऊँगा अगले त्रिभुजों के बारे में, तो इतना आप तैयार कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।